नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को 5वें दिन भी जारी। नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन व वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को एडीएम को सौंपा ज्ञापन। शहर में घूम रहे निराश्रित पशु की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव रोणावाली स्थित सरकारी स्कूल की अध्यापिका पर छात्रा से मारपीट का आरोप, परिजनों ने जंक्शन थाना में सौंपा परिवाद। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेवजह परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। और अब समाचार विस्तार से। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किए जाने की मांग को लेकर चल रही बार संघ की हड़ताल मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रही। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि वकील लंबे समय से पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में आई सरकारें इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार अधिवक्ता आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन इस बार हड़ताल तभी समाप्त होगी जब सरकार इस बिल को लाने पर राजी हो जाएगी। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने आरोप लगाया कि बार काउंसिल के बहुत से सदस्य इस हड़ताल का विरोध कर रहे हैं, जो कि नैतिक और संगठनात्मक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल का सदस्य बार संघ के सदस्यों के वोट लेकर ही बनता है और इसी रास्ते से आगे जाकर हाई कोर्ट के जजेज आदि की नियुक्ति भी की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अधिवक्ताओं से धोखा कर रहे हैं। बार संघ अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी। हनुमानगढ़ जिले में पिछले 5 दिन से निरंतर वर्क सस्पेंड चल रहा है। अदालतों में कोई काम नहीं हो रहा। अधिवक्ताओं की मांग यह है कि हमारे लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो अभी तक लंबित है, जो न तो किसी सरकार ने किया, न कोई सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर किया, और उससे वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उसके विरोध में वो बिल पास नहीं हो रहा। उसको पास करवाने के लिए अधिवक्तागण हड़ताल पे हैं। जोधपुर में हमारी महापंचायत हुई। महापंचायत में रोजाना का प्रोग्राम है कि वर्क सस्पेंड रखना है, सुंदरकांड का पाठ, एमएलए का घेराव और ये सब करना है। इस आंदोलन के दौरान महापंचायत में हमारे माननीय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य, जो कि अधिवक्ताओं द्वारा चुने जाते हैं, उन्होंने खुल के इस हड़ताल का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता, अधिवक्ता ये नहीं कर सकता। मतलब जो बार काउंसिल मेंबर हमारे वोट लेके बार काउंसिल के मेंबर बने और उस रास्ते से उस रूट पे चल के हाईकोर्ट जज बनते हैं, उन लोगों ने अधिवक्ताओं का विरोध कर एक घृणित कृत्य किया है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अधिवक्ताओं से गद्दारी करके और अपने नंबर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के सामने बनाकर अपना रास्ता सुगम करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास नहीं होगा, अधिवक्तागण हड़ताल पे रहेंगे। सारे राजस्थान के वकील एकजुट हैं और उसके बाद 10 तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम है। उसमें हनुमानगढ़ से बड़ी संख्या में लोग जयपुर जाके विधानसभा के घेराव में शामिल होंगे। नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन व वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन करने व वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों व संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों की ओर से महामारी, बीमारी, शहर, ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निरंतर सेवाएं राज्य की जनता, पीड़ित मानवता को समर्पित भाव से दी जाती रही हैं। उन्होंने मांग की कि नर्सिंग निदेशालय की स्थापना के साथ संपूर्ण नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन व वेतन विसंगति दूर की जाए। पीएससी, सीएससी एवं जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सालयों एवं नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार पदों का सृजन किया जाए। जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के बाद उपनिदेशक नर्सिंग, निदेशक नर्सिंग का कैडर गठन करते हुए वेतन विसंगति को दूर करवाते हुए हजारों कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। प्रदेश में नर्सिंग स्वर्ग की पदोन्नति चिकित्सक की तरह 6, 12, 18 व 24 वर्ष की सेवा अंतराल के अनुसार सुनिश्चित की जाए। संविदा नर्सिंग से नियमित हुए नर्सेज भर्ती 2009, 2016 व
2020 के नर्सिंग की संविदा सेवा काल को लाभ देते हुए नियमित सेवा में जोड़ा जाए। इसके अलावा महिला नर्सिंग कर्मियों को मासिक धर्म पर 2 अतिरिक्त अवकाश दिए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में राजेश सारस्वत, सुरेंद्र, गंगाजल, अनिल, राजवीर, गुलाब सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे जो चिकित्सकों की भांति हमारा कार्यकाल है वो 6, 12, 18 और 24 की तर्ज पर किया जाए और हमें जैसे हम सुविधा पर पहले लगे हुए थे उसको नौशलन लाभ में शामिल किया जाए और केंद्र के अनुरूप हमारे वेतन भत्ते लागू किए जाएं, समान कार्य समान वेतन लागू हो और प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू जो वेतन मिलता है 8,000 रुपये में काम करते हैं तो उनको समान जन वेतन देते हुए 26,500 नर्सिंग ऑफिसर्स का किया जाए और आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें 10, 20, 30 अंक के तर्ज आधार पर भर्ती पूर्णतः निष्पक्षता के साथ जांच की जाए। सर, आज हम एडीएम मैडम के थ्रू मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन भेजा है। तो हमारी मांग है, नर्सिंग स्वर्ग में कई विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। तो इसमें हमारी मांगे हैं, एक तो नर्सिंग भर्ती जो पूर्ण पदों पे की जाए 10, 20, 30 बोनस के आधार पे और यूटीबी या जैसे एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी से जो भी नर्सिंग सुविधा पर लगे हुए हैं कर्मचारी उनको सुविधा रूल्स में शामिल किया जाए। और हमारे जिला अध्यक्ष साहब राजेश जी ने जैसे बताया है कि एक तो जैसे नर्सिंग कैडर बनाया जाए और इसके अलावा इन्होंने बताया 10 केंद्र के अनुरूप वेतन जो हो वो दिया जाए और जो आगामी भर्तियों में 10, 20, 30 बोनस दिया जाए। शहर में घूम रहे निराश्रित पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहर के वार्डों एवं मोहल्लों में घूम रहे निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के सभी मोहल्लों में निराश्रित गौवंश की भरमार है। इनमें अधिकतर संख्या गाय व नंदियों की है जो पूरा दिन मोहल्लों में घूमते रहते हैं। नंदी की आपसी जोर आजमाइश में कई वाहनों को क्षति पहुंच चुकी है। बच्चे, बुजुर्ग व महिलाएं भी इनकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सड़कों पर गोबर व मूत्र से बस्तियों में बदबू फैलती है। बड़ी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं। इससे बीमारियां फैलने का अंदेशा पैदा हो गया। जंक्शन शहर के मुख्य बाजार व सब्जी मंडी में पशुओं की भरमार है। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर परिषद अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए। इसमें क्षेत्र की सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। नगर परिषद अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि वे शहर में घूम रहे निराश्रित गौवंश को पकड़कर गौशाला में बंद करें। सभी गौशाला संचालकों को कुछ निराश्रित गौवंश अपनी गौशाला में रखने के लिए तैयार किया जाए। इससे शहर वासियों को निराश्रित गौवंश की समस्या से निजात मिल सकती है। हमारे राष्ट्रीय परिषद ने एक बहुत गंभीर समस्या थी जो पूरे शहर बड़ा हमेशा लगातार समझाते थे। आवारा पशु आपने देखा बाजार के नंदीशाला, नंदी हैं, गायें हैं, सारी फिरती रहती हैं, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर हैं और ये आपस में लड़ाई करके झगड़ा करके कारें तोड़ देती हैं, मोटरसाइकिल तोड़ देते हैं और बुजुर्गों को ऊपर पड़ जाती हैं। जब लड़ाई करते करते दोनों सांड लड़ते रहते जब गिरते हैं तो कई बुजुर्ग लग जाते हैं। परसों टाउन के अंदर हमारे परिषद का ये एक रजत है बेचारा बच्चा, उसकी मम्मी बाहर बैठी थी, 2-3 औरतें, उनको वो सांड पड़ा है और इतनी ज़्यादा चोटें हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इसके लिए मांग उठाई गई और उसमें हमने एक सुझाव दिया कलेक्टर साहब को, हमारे परिषद वालों ने, कि आप सही गौशाला वालों को बुलाओ और नगर पालिका को बुलाओ। नगर पालिका उठा गौशाला को डाल दे। बड़ी गौशाला वाले हैं जो 50-50, 60-60 गोवंश ले जाएं जो आवारा पशु हैं और छोटे वाले छोड़ दिए जाएं। 300-350 अगर पशु यहाँ से गायब हो जाते हैं टाउन जंक्शन से तो बहुत राहत मिलेगी। इसके बाद हम 3 तारीख को कुत्तों की मांग उठाने जा रहे हैं क्योंकि अभी कुत्ते भी हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं और वो लोगों को भी काट रहे हैं। कई पागल कुत्ते हैं। जिला सचिव ने बताया कि एक कुत्ता है जो जिनके मोहल्ले में जो लेडीज को देखते ही काटता है, औरतें भी बाहर निकल से डरती हैं, उसकी मांग उठाने जा रहे हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर गोदारा की सेवानिवृत्ति पर आज समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर गोदारा की सेवानिवृत्ति पर जंक्शन में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके सहकर्मियों, शिक्षा विभाग के अध्यापकों, प्राध्यापकों ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यशाली और कार्य क्षमता की प्रशंसा करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर गोदारा ने अपने पूरे सेवा काल में निष्ठा और कर्तव्य भाव से राजकीय दायित्वों का निर्वहन किया। आज उनकी सेवानिवृत्ति पर तमाम शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग के अध्यापकों, प्राध्यापकों ने अपने उद्बोधन में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुखमय जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। आगे आने वाला जीवन आप अपने लिए जिए, बिल्कुल सही बात है। एक सरकारी
सेवा के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही है कि एक सेवानिवृत्ति इस प्रकार की हो कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दाग या कोई इस प्रकार की बात न हो जो बाद में उसको कचोटती रहे। ईश्वर का असीम अनुकंपा आप पे रही है कि आप बिल्कुल बेदाग छवि के लेते हुए आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम सब अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने हैं कि हमें भी प्रेरणा मिलती है कि आपके तरह हम कार्य करें और जिस हिसाब से सेवानिवृत्ति आपने ली है उसी प्रकार की सेवानिवृत्ति हम सबको भी नसीब हो। आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामेश्वर जी गोदारा साहब का सेवानिवृत्ति है आज 28 फरवरी 2023 को। उसमें शिक्षा संकुल के सभी कर्मचारियों की तरफ से एक टी पार्टी का आयोजन किया गया विदाई समारोह में, जिसमें सभी कर्मचारियों की तरफ से अभिनंदन पत्र एवं उनको आगामी सुखमय जीवन हेतु इतनी राजकीय सेवा में जो शिक्षा विभाग में उन्होंने सेवाएं दी हैं उसके धन्यवाद अर्पित करते हुए ये कर्मचारियों की तरफ से छोटी सी पार्टी का अभिनंदन किया गया था आज। और उस कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों ने बड़े चाव से माननीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का जो अमल अर्पण कर जो अभिनंदन किया गया और उसमें सभी कर्मचारियों ने उनको धन्यवाद अर्पित किया गया। 28-30 साल की सेवा में कर्मचारी हनुमानगढ़ जिले में श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा रामेश्वर जी गोदारा जी की सेवानिवृत्ति थी आज। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक का। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेवजह परेशान करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तंग परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिवराम पुत्र वीरूराम जाति नायक निवासी ढाबा तहसील संग्रिया हाल 28 WD तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। प्रार्थी अपने मौसा मंगलाराम के पास चक 28 WD में रहता है। प्रार्थी के मौसा मंगलाराम के साथ केसरा राम पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी 28 WD रंजिश रखता है। प्रार्थी दिनांक 23/2/2023 को अपनी ढाणी में बैठा था तो करीब 11 बजे सुखदेव बेनीवाल हेड कांस्टेबल पुलिस थाना रावसर ढाणी में आया और प्रार्थी को कहने लगा कि तुमने पाइप चोरी की है तथा पिकअप में प्रार्थी को बैठा कर ले गया। वहां ले जाकर उसे लोकम में बंद कर दिया गया। इसके बाद प्रार्थी को दोपहर 2:30 बजे छोड़ दिया गया। प्रार्थी उसी वक्त अपनी ढाणी में आ गया। फिर दोबारा लगभग 3:30 बजे वही पुलिसकर्मी जीप लेकर आया और प्रार्थी को दोबारा जीप में बैठाकर ले गया तथा रास्ते में केसरा राम से मिला और केसरा राम के कहने पर उसे पुनः लोकअप में बंद कर दिया। प्रार्थी के अनुसार उक्त पुलिसकर्मी ने कहा कि तुमने पाइप
पाइप चोरी की है और पेड़ चोरी की है, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की। इस पर पुलिसकर्मी ने गुस्सा होकर उसे जाति सूचक गालियां निकाली और 3-4 अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया और प्रार्थी को पकड़कर हाथों और पैरों पर डंडे मारे। इसके अलावा उसके उल्टा लटकाकर उसकी भयंकर पिटाई की। उसके बाद प्रार्थी को पाबंद कर दिया कि अगर तुमने पिटाई की बात किसी डॉक्टर या अन्य व्यक्ति को बताई तो तुम्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी ने डर के मारे पिटाई वाली बात किसी को नहीं बताई। इस पर प्रार्थी ने आज हौसला कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोपित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें दंडित किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में लालचंद धोरीपाल, शिवराम, गुरचरण सिंह, मंगलाराम, पवन कुमार, कुलदीप सिंह औलख सहित अन्य लोग शामिल रहे। कृष्ण का लड़का है केसरा राम, उसने मेरे को 11 बजे लगभग उठा लिया। पुलिस वाले सुखदेव ने पिकअप लेके आया। पहले तो उठा के थाने ले गया। क्या वहाँ पे मेरे नाना जी है, सरपंच है पहले के, उन्होंने मेरी जमानत मतलब बोल चाल करके छुड़ा दिया। फिर मैं आ गया, इधर आया ढाणी अपने, लगभग 3-3:30 का टाइम था। फिर ये दोबारा आया सुखदेव सिंह, दोबारा आके दोबारा मेरे को उठा के कहता साइन नहीं करके आ, चल थाने साइन करके आ। मेरे को लेके गया उनके गेट से आगे, मतलब केशव मुंड है ना जो जाट है, उनके आगे से लेके गया। जब वहाँ से उससे पैसे लेके और मेरे को थाने लेके गया, मतलब घंटे कुछ नहीं कहा। उसके बाद में वो केशव आया, उसके सामने मेरे को मारा पीटा। और पहले तो थप्पड़ों से मारा पीटा, ठीक है, झूठे गवाह, मतलब मैं उनको जानता भी नहीं, मेरा मासा भी नहीं जानता। उनको वो बोलता है कि तुमने पैप उठाई है, तेरे मासा उधर खड़ा था ढाणी के पास में। मैंने बोला नहीं उठाई पैप। फिर भी वो मेरे को हाथों से मारा। फिर बाद में ये बोलता है ऐसे नहीं मानेगा ये। फिर मेरे को अंदर जाके पटो डंडों से मारा, पैरों में, यहाँ पे हाथों पे बहुत ज़्यादा मारा। फिर अगले दिन मेरे मासा ने जमानत करा ली वहाँ से। राजस्थान में बहुत सारे प्रकरण आए हैं, परंतु आजकल हनुमानगढ़ और गंगानगर जो शांति प्रिय इलाका है, यहाँ भी पुलिस की गुंडागर्दी सामने आ रही है। पुलिस वाले एक दिन 23 तारीख की बात है, 23 तारीख को उठा के ले गए 11 बजे, फिर उसको 2 बजे छोड़ दिया। उसके बाद फिर कहते हैं आपने चोरी की। वो कहते मैंने कोई चोरी नहीं की। मामला रंजिश का है, पड़ोसी रंजिश रखते हैं। उस युवक के साथ मारपीट की और सुखदेव सिंह बेनीवाल जो है हेड कांस्टेबल, उसने पगथड़ी इतनी मारपीट की और ये भी कहा कि डॉक्टर या किसी को बताया तो केस झूठे केस में डाल देंगे। इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। तो मैं कहता हूं सुखदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको निलंबित किया जाए, हमारी यही मांग है। ये राउतसर क्षेत्र का मामला है। राउतसर के पास चक 28 DWD के अंदर मंगलाराम जो जाति नायक समाज से निवास करते हैं, उनकी ढाणी है और उनका ज़मीनी विवाद चल रहा है पड़ोस में, जो कोर्ट के आदेश के अनुसार ज़मीन उनके पक्ष में है। उस रंजिश को लेकर कुछ तथाकथित जाति के लोग एकत्रित होकर इस मंगलाराम के साथ आए दिन किसी न किसी तरह इनके साथ अत्याचार मारपीट होती रहती है। तो इनके मंगलाराम जी का रिश्तेदारों का जो एक लड़का इनके पास आया हुआ था, क्योंकि मंगलाराम जी काफ़ी बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनकी देखभाल करने के लिए एक युवक इनके रिश्तेदारी से जो बुला रखा था, 2 मिनट से खेतीबाड़ी का काम करता था। तो उन्होंने अड़ोस पड़ोस वालों ने कहा कि तू इस लड़के को यहाँ मत रख, ये तेरी 2 बीघा ज़मीन जो कोर्ट से तेरे पक्ष में आदेश है ये हमारे पक्ष में कर दे, अन्यथा तुम्हें महंगा पड़ेगा। इस बात को लेकर आए दिन रंजिश करते हुए और राउतसर थाने की पुलिस में सुखदेव सिंह हैं, बेवाल नाम से हवलदार है या पता नहीं जो भी उसकी पोस्ट है, वो उनके मिलीभगत होकर के और उस युवक को अभी दिनांक 20 तारीख को जब वो लड़का ढाणी में, तो 11 बजे सुखदेव सिंह बेनीवाल पुलिस थाना राउतसर से आता है और इस युवक को बेवजह अपनी पिकअप, पता नहीं कौन सी गाड़ी जो पिकअप बता रहे हैं, उस गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और वहाँ हवालात में बंद कर देता है। लेकिन 2 बजे या 3 बजे से युवक को वहाँ से फिर छोड़ देता है मारपीट करके। जब युवक पैदल या किसी तरह अपनी ढाणी पहुँचता है तो 4 या 3 बजे फिर पुलिस की गाड़ी आती है या पिकअप से आते हैं और फिर इसको उठाकर ले जाके बंद कर देते हैं। इस युवक के साथ बेवजह कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं, बेवजह पुलिस इसको ढाणी से उठा लेती है और मारपीट करके मतलब तंग परेशान करने की रंजिश और दलित एक युवक को या इस दलित परिवार को तंग परेशान करने की नीयत से इनके साथ मारपीट हुई है और अवैध तरीके से इनको हिरासत में रखा है। और हमने यहाँ से पुलिस जो सुखदेव सिंह से हमारी बात हुई कि आपने इस युवक को क्यों बिठा रखा है, तो बोले कि जी इनका कोई ज़मीनी विवाद है, ये लड़का उनको गाली गलौज करता है। तो उनकी ढाणी कोई आसपास है ही नहीं, जिनसे ज़मीनी विवाद चल रहा है उनकी ढाणी है, उनका घर आसपास है ही नहीं, तो अपनी ढाणी में कोई अगर कोई बोल भी रहा है तो उनके पास भी नहीं है। फिर भी पुलिस ने इस युवक के सामने, उन लोगों ने इस सुखदेव सिंह को पैसे दिए, गाड़ी रोकी, उनके गेट के आगे दोबारा जब गिरफ्तार करते हैं तो इस युवक के सामने उन्होंने 5 या 10 हज़ार रुपये, ये बोल रहा है युवक कि उन्होंने दिए कि इसकी टिका के ठुकाई करो, ये भाग जाएगा
और ये मंगलाराम बुजुर्ग आदमी ये भी चला जाएगा। ये 2 बीघा जमीन है जो हमारे विवाद चल रहे अपने आप छोड़कर चले जाएंगे। मेन रंजिश है, इस अनुसूचित जाति के परिवार को दबाया जा रहा है। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, उच्च अधिकारियों से हमारा निवेदन है, एसपी साहब से भी हमारा निवेदन है कि राउतसर थाने में जो गुंडागर्दी चल रही है या इस प्रकार से अवैध तरीके से किसी के साथ मारपीट करके तंग परेशान किया जाता है, इस पे गौर करके जो जांच अधिकारी इस मामले में जिस सुखदेव सिंह बेनीवाल जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको राउतसर थाने से हटाया जाए और उसको निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग है। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में इन अनुसूचित जाति के लोगों के पक्ष में हम ज्ञापन दे रहे हैं। अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी जिला पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। चक 2 एएमपी संतपुरा निवासी सुखप्रीत सिंह नामक एक काश्तकार ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उसकी ढाणी को जाने वाले रास्ते को खुलवाए जाने की मांग की है। ढाणी को जाने वाले रास्ते को खुलवाए जाने की मांग को लेकर प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी सुखप्रीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति जटसिक निवासी चक 2 एएमपी संतपुरा ढाणी संगरिया का स्थायी निवासी है। प्रार्थी उक्त ढाणी में स्थायी निवास बनाकर रहता है। प्रार्थी के साथ उसका परिवार पिछले 50 सालों से इसी ढाणी में रह रहा है। उक्त ढाणी में कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, जिस पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। जब इस संदर्भ में पहले शिकायत की गई थी तो इस रास्ते के संदर्भ में एसडीएम संगरिया ने जांच के लिए कमेटी भी नियुक्त कर दी थी और कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि कुछ लोगों ने नाजायज रूप से इस रास्ते को बंद कर दिया। उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए अनुशंसा की। इस दौरान एसडीएम ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। ज्ञापन के अनुसार उक्त लोगों ने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को घर के आगे से रास्ता बंद कर कैद कर दिया। रास्ता नहीं होने के कारण वे लोग कहीं आने जाने में भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने तथा बंद किए गए रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में प्रार्थी सुखप्रीत सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। रास्ता नहीं है, ये 4-5 दिन हो गए। पैदल का फसल में जा रहे हैं, हरी फसल है, पूरे चारों तरफ फसल है। तहसीलदार ने आदेश भी दे दिए थे पर फिर भी कलेक्टर साहब एसडीएम ने पाबंद कर दिया। पारिवारिक ही मेंबर हैं वो, राजनीति दबाव है। अमरगढ़ के और डोलनगर के हैं। अमरगढ़ से सरपंच हैं और उनकी बेटी ही है और डोलनगर के उनके नान का परिवार ही है मान लो, और 20 अनपछाने लोग हैं। ज़बरदस्ती रास्ता उठाया जी 24 तारीख को। समझौता हुआ था दोनों डाणियों को भी रास्ता यही चलेगा, लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती उठा दिया। ये प्रकरण संगरिया तहसील का है। डाणिया 2 एमपी साझे खाते में ज़मीन है जी। 3 परिवार आपस में रहते हैं जी। 60 साल से रास्ता चल रहा था जी, और एक पार्टी द्वारा वो रास्ता 60 साल का चलता वो रास्ता बंद कर दिया 2-3 महीने पहले। 2 प्रावों का रास्ता डाणी, जिसका प्रकरण हमने मैडम कलेक्टर मैडम के सामने आया हुआ है। और उसी बीच पीछे 19 तारीख को उन्होंने कोई आपस में गाली गलौज किया था, जिसका हमने परिवार थाने में दे दिया था और थाने द्वारा दोनों परिवारों को पाबंद कर दिया गया। उसके बाद 24 तारीख को बल प्रयोग करते हुए उन्होंने और पूरा रास्ता बंद कर दिया है और 40-50 आदमी बुलाए हैं, गुंडागर्दी करी है जी, जिसका भी थाने में हमने बात कर ली थी, सारी चीज़ हो गई है। उसके बाद एसडीएम साहब के सब पेश हुए। एसडीएम साहब ने आदेश दिया तहसीलदार संगरिया को भी आप जांच करें। तहसीलदार संगरिया 2 दिन जांच करते हुए फैसला दिया भी इस रास्ते को खुलवाया जाता है। उसके लिए 4-5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। कल शाम को जैसे ही कमेटी द्वारा आदेश जारी किया गया, कमेटी तैयार हुई, उतने में एसडीएम साहब ने उसको स्थगित कर दिया आदेश को। और 5-6 दिन हो गए, बच्चे परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ढाणी बंद है, कोई रास्ता नहीं बाहर आने जाने के लिए। ये समस्या सर कलेक्टर साहब से मिलने संबंध में ज्ञापन देने के। शोपत राम पुत्र बनवारीलाल मेघवाल निवासी गांव रोड़ावाली ने जंक्शन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र देकर उसकी पुत्री के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाली गांव के राजकीय विद्यालय की अध्यापिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गांव रोड़ावाली के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची के अभिभावक ने जंक्शन थाना में परिवाद सौंप विद्यालय की एक अध्यापिका पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दिए गए परिवाद में प्रार्थी शोपत पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी रोड़ावाली ने कहा है कि उसकी पुत्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड़ावाली में कक्षा 7 में पढ़ती है। आज मंगलवार दिनांक 28/2/2023 को लगभग दोपहर 1 बजे उसके पास उसके बेटे का फोन आया और बेटे ने बताया कि गायत्री को उसकी टीचर ललिता शर्मा बुरी तरह से रही है। शोपत राम के अनुसार जब वह भागकर स्कूल पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को जोर जोर से रोते हुए पाया। उसकी बेटी घबराई हुई थी। बेटी के चेहरे पर पिटाई के निशान थे। बेटी ने बहुत पूछने पर बताया कि टीचर ललिता शर्मा ने उसे डंडों और थप्पड़ मुक्कों से पीटा। परिवार के अनुसार इस संदर्भ में जब उसने संबंधित टीचर से पूछा तो उसने अभद्र व्यवहार किया। दिए गए परिवाद में प्रार्थी ने संबंधित टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है जी कि मेरी बच्ची रोड़ावाली सरकारी स्कूल में पढ़ती है जी 7वीं कक्षा में। तो कई बार उस बच्ची के साथ टॉर्चर कर रही है जी। वो एक ललिता शर्मा नाम से मैडम है और आज उस लड़की को बुरी तरह से पीटा जी। मेरा लड़का भी वहाँ पर पढ़ता है। उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन के साथ ही मैं
आया जी, स्कूल में आके देखा तो बच्ची पूरी तरह से रो रही थी, मुंह पे लाल हो रखा था। तो मैं उसको लेके मैडम से पूछा तो मैडम भी कहने लगी जी ये है वो है, उल्टा सीधा जवाब देने लगी कि भाई डेढ़ तो ऐसे ही होते हैं, ये तो मरने के लायक है, पढ़ने के लायक है ही नहीं जी। हाँ, अब मैं थाने में आया हूँ जी, बच्ची को साथ लेके आया हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।